हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट के पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करने वाले हैं। आई होप कि ये इक्वेशन आपको याद होगी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2 an ये सारे कांस्टेंट्स हैं और nth ऑर्डर का ये जो डेरिवेटिव है तो ये बता रहा है कि nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी जो पावर है 1 है। तो पावर 1 है इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। nth ऑर्डर की हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने डिस्कस किया था। दो केस हमने बात लिए थे। केस 1 में हमने लिया था कि राइट हैंड साइड में जो क्यू दिया गया है वो 0 आ जाए और केस 2 हमने लिया था कि जिसमें राइट हैंड साइड 0 नहीं हो तो क्या किया जाएगा। ठीक है, पहला केस हम डिस्कस कर चुके थे और सेकंड केस का डिस्कशन अब हम करने वाले हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है केस 1 का उसमें आता था y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ओनली। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर किस तरह से निकालते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये याद होगा। और उसके अलावा जो दूसरा केस था इसमें हमारा जो सॉल्यूशन होता था वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इतना तो क्लियर होगा आप सभी को कि अगर केस 2 का क्वेश्चन आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने तक का काम तो कॉमन रहेगा। एक बार मैं ब्रीफली आपको स्टेप्स बता देता हूँ किस तरह से हमने सॉल्व किया था। तो ब्रीफली आप देखें, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था। तो स्टेप नंबर 1 हमने लिखी थी कि जो इक्वेशन में डी बाई डी एक्स दिया गया है उस डी बाई डी एक्स की जगह आप रख देते थे डी। तो जो इक्वेशन थी हमारी वो कन्वर्ट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ डी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कहीं आ रहा है तो उसकी जगह डी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको आगे लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म की थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन भी आपको याद होना चाहिए। डी के प्लेस पर एम और वाई के प्लेस पर 1 रख देते थे। इसके बाद में स्टेप नंबर 3 थी कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना, फॉर एम। एम के लिए आपने वैल्यू फाइंड की। अब फोर्थ स्टेप थी राइट द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। राइट कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर और ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर डिपेंड करता है एम के नेचर पर। ठीक है, याद है या नहीं आपको? एक बार आप देख लीजिए ब्रीफली। यहाँ पर हमने 6 केस डिस्कस किए थे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए। रियल और डिस्टिंक्ट का एक केस लिया था। रिपीटेड रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी नंबर अगर आता है तो क्या रहेगा, रिपीटेड रूट्स हैं तो क्या सोल्यूशन बनेगा, रेशनल नंबर्स हैं तो क्या सोल्यूशन बनता है, और रिपीटेड रेशनल मतलब इसको हमने सर्डिकल नंबर भी नाम दिया था। इसी को हमने सर्डिकल नंबर भी कहा है। ठीक है, तो ये 6 केस हमने कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए लिखे थे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आप कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिख देते थे। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप होती थी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो भी आएगा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। ये डिपेंड करता है क्यू पर, क्यू जो भी फंक्शन होगा उसका रूल आप अप्लाई करेंगे। और लास्ट स्टेप में हमारा जो सॉल्यूशन होता था वो हम लिखते थे y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर क्वेश्चन केस 1 में बिलोंग करता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं रहेगी और हमारा सॉल्यूशन केवल कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की फॉर्म में रहेगा। और अगर क्यू 0 नहीं है तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमें निकालना होगा। ठीक है, ये वर्किंग रूल हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में भी इसको डिस्कस किया था। अब हम रूल्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूल्स किस तरह से लिखे जाते हैं। अब जो क्यू दिया गया है, क्यू कोई फंक्शन होता है एक्स का, तो ये फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं इसको देखिए आप जरा। तो सबसे पहला जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल है वो हम लिख रहे हैं ई टू दी पावर एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, जो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसमें डी की जगह ए रख दिया जाएगा। राइट, अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे होगा, जैसे हमने जो इक्वेशन लिखी थी, सपोज किया आपकी इक्वेशन आ रही है डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट अभी रेफरेंस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एफ ऑफ डी क्या होगा। तो हम यहाँ से क्या करते थे, y को कॉमन ले लेंगे, तो 3d
+2 और y कॉमन आ गया, तो जो ब्रैकेट के अंदर d की टर्म्स बच रही है इसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ d, राइट। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखा जाएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो तरीका होता है 1/f ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा, जो ब्रैकेट बनाए यहाँ पर y को कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा एफ ऑफ डी, और जो भी फंक्शन हमको दिया जाएगा उस फंक्शन को आप यहाँ पर रख देंगे एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर क्यू ले रहे हैं आप, तो क्यू लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से लिखा जाता है। अब पहला केस अगर आप देखें तो 1/f ऑफ डी की पावर एक्स है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, जहाँ भी डी आ रहा है इन प्लेस ऑफ डी रिप्लेस और पुट ए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करने पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है, उस केस में हम ये पहला पार्ट अप्लाई नहीं करेंगे। उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें एक्स का मल्टीप्लाई करके जो भी डिनोमिनेटर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद डी की जगह ए रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। अब जो सेकंड है उसको देखिए। सेकंड वाला जो केस है, मान लीजिए जो क्यू है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो फंक्शन या तो साइन का फंक्शन आ सकता है या वो कॉस का फंक्शन होगा। इस रूल में हम केवल साइन और कॉस की ही बात कर रहे हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अलग कुछ रूल होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए साइन है या कॉस है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब देखिए डिनोमिनेटर में लिखा गया है डी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से बदलेंगे, ठीक है। दोनों ही केस में साइन हो या कॉस, एफ ऑफ डी स्क्वायर जहां भी होगा उसकी जगह माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है, डी स्क्वायर को आप माइनस के ए स्क्वायर से बदल रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू आप देखेंगे और जो भी रहेगा निगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर केवल ए का हो रहा है, माइनस साइन का स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्लस बना के लिख देते हैं, तो प्लस नहीं होगा, ये होगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर से अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, मान लीजिए आपने डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखा और सॉल्व करने पर 0 आ गया, तो 0 अगर आता है उस केस में हम जो रूल अप्लाई करेंगे नीचे लिखा गया है, एक्स का मल्टीप्लाई और जो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी आ रहा है उसको डिफरेंशिएट किया, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस का ए स्क्वायर रख देंगे किस जगह, डी स्क्वायर की जगह। याद रखने की बात है, डी स्क्वायर को ही बदला जाएगा, डी अगर आ रहा होगा तो डी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, डी की जगह ए नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 2 और 3 आसानी और कॉस्ट को अलग अलग मान सकते हैं, जैसे रूल नंबर 2 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। नेक्स्ट जो आता है, अगर ये फंक्शन एक्स की पावर एन कोई अलजेब्राइक फंक्शन है, पॉलिनोमियल आ गया डिग्री एन का, एक्स की पावर एन, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में है इसका आप इनवर्स फंक्शन लिखेंगे, एंड इसको हम एक्सपांड करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसमें आपको यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का अप्लाई करना पड़ेगा। डिटेल में हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके के, हमें बात करेंगे आपसे बाइनोमियल फॉर्म या सॉरी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे आप इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि जो डी की लोएस्ट डिग्री है उसको कॉमन लेंगे, तो लोएस्ट डिग्री ऑफ डी को कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब यहाँ से फिर से आप देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर e की पावर एक्स में मल्टीप्लाई किया फाई, तो ये फाई क्या क्या हो सकता है, दिस फाई में भी जो ऊपर फंक्शन हमने लिस्ट किए हैं उनमें से कोई ना कोई हो सकता है। ये फाई एक्स या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है e की पावर एक्स, या फिर ये साइन एक्स भी हो सकता है, या फिर ये cos ax भी हो सकता है, या फिर ये x की पावर n भी हो सकता है। इनमें से कोई ना कोई एक फाई होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं, केवल इन्हीं चार में से कुछ ना कुछ फाई होगा। अगर इस तरह का कोई केस मिलता है, कोई फंक्शन आता है, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, e की पावर x विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर, जो ऑपरेटर एफ टी था उससे लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, एंड जैसे ही लेफ्ट साइड में e की पावर x आया, दिस d विल बी रिप्लेस्ड बाय d प्लस a, यहाँ भी d लिखा गया था उस d की जगह d प्लस a आ जाएगा। और आगे का जो काम है वो डिपेंड करता है फाई पर। अब ये फाई अगर मान लीजिए साइन एक्स है, तो हम रूल नंबर 2 जो ऊपर दिख रहा है आपको वो अप्लाई कर देंगे,
कॉस है तो भी रूल नंबर 2 जो दिख रहा है वही अप्लाई होगा। एक्स की पावर एन है तो रूल नंबर 3 जो दिख रहा है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये e की पावर एक्स है तो मैं दोनों e की पावर को ऐड करके रूल नंबर 1 के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ज्यादा डिटेल में जब मैं इस रूल को एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के साथ तब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, जिसमें है x डॉट फाइव एक्स। तो फाइव फिर से क्या हो सकता है, फाइव इनमें से कोई इनका फंक्शन होगा, फिर से जो लिखा गया है इनमें से कोई फंक्शन होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो हमारा सॉल्यूशन है वो बनेगा x डॉट वन अपॉन एफ डी फाइव एक्स माइनस एफ डी अपॉन एफ डैश डी। जो डिनोमिनेटर है एफ डी उसको डिफरेंशिएट किया डी के रिस्पेक्ट में उसका स्क्वायर फाइव एक्स। आगे का काम डिपेंड करता है फाइव एक्स को, फाइव जो भी होगा उस रूल के अकॉर्डिंग हम आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। फिर से डिटेल में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसकी बात करेंगे। और लास्ट जो रूल है पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वो है जनरल रूल। इसको हम नाम दे सकते हैं जनरल रूल। इसको हम कहीं भी किसी भी फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी तक इसमें ऊपर डिस्कस नहीं हुए हैं उन सब के लिए ये रूल अप्लाई होगा। इस रूल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना होगा मुझे और एक पूरा लेक्चर इस रूल के लिए मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा जल्दी। इस रूल के अकॉर्डिंग वन अपॉन डी प्लस है तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना होगा। फंक्शन कोई भी फंक्शन आ जाए e की पावर माइनस ए एक्स ए और इंटीग्रल e की पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स। इस रूल के अकॉर्डिंग फाइव क्या होगा, जो फाइव दिया गया फंक्शन है वो है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मैं एक पूरे सेशन में अलग से बताऊंगा आपको। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, वन बाय वन रूल को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला रूल हमने लिया था वो लिया था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल था, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि राइट हैंड साइड में जो है जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल पे निकालना होगा। तो वर्किंग रूल आपको याद है। सबसे पहले आपने डी बाई डी एक्स की जगह, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डी बाई डी एक्स की जगह हमने रख दिया डी, डी टू वाई माइनस थ्री डी वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स। वाई कॉमन ले लीजिए तो बच गया यहाँ से डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई कॉमन लिया इज इक्वल टू ई की पावर थ्री एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई हमारे पास एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में राइट साइड हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, डी की जगह एम रखा, वाई की जगह वन रखा और राइट हैंड साइड जीरो रखा। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप कर सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं और वी कैन अप्लाई द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हियर आई एम गोइंग विद द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन प्लस का टू हो और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन माइनस का थ्री हो। सो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू एम, मैंने स्प्लिट कर दिया माइनस थ्री को माइनस वन और माइनस टू में, ऐसा लिखा जा सकता है। फर्स्ट टू टर्म से एम कॉमन ले लिया तो एम माइनस वन माइनस टू कॉमन लिया सेकंड इसमें, यहाँ से एम माइनस टू बन जाएगा, सॉरी एम माइनस वन बन जाएगा, टू कॉमन लिया आपने तो इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ से क्या बन गया हमारे पास एम माइनस वन और एम माइनस टू। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई एम की, एक वैल्यू एफ वन आई, एक वैल्यू टू आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में रूल नंबर वन अप्लाई हो रहा है, रियल और डिस्टिंक्ट हमारे रूट्स आते हैं। तो ई की सी वन ई की पावर एम वन एक्स, एम वन की वैल्यू वन है, प्लस सी टू ई की पावर एम टू की वैल्यू टू आ रही है, टू एक्स। ये रिक्वायर्ड सी एफ हो गया। अब फाइंड करना है पी आई। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू जो भी फंक्शन था उसको लिखा। तो,  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  तो,   तो,   तो,   तो,   तो,   तो,   तो,   तो, तो,   तो,   तो, तो,    तो,     तो,     तो,     तो,     तो,      तो      तो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन
फंक्शन ऑफ डी क्या है, आप यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के पहला मिस्टेक इसमें हमने कॉमन लिया है y, और जो ब्रैकेट है ये हमारे लिए एफ ऑफ डी का काम कर रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 1/d² माइनस 3d प्लस 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, फंक्शन है e पावर 3x। ठीक, अब जो रूल है हमारा उस रूल को देखें, पर्टिकुलर इंटीग्रल का रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जहाँ भी d आ रहा है d की जगह a रखना है और जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो कुछ ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ आप रख के देखिए, ए की वैल्यू मैंने देखी, ई की पावर में आप जब देख रहे हैं ई की पावर 3x है, तो मैं देख रहा हूँ कि ई की पावर 3x है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आ रही है, तो पी आई मेरा क्या बन जाएगा, अब हम पी आई में लिख सकते हैं 1/3 रखा आपने, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा, माइनस 3 3 का 9 प्लस 2 ई की पावर 3x, और यहाँ से क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ई की पावर 3x। हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू cf प्लस, देन आई हैव y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x अपॉन 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ये रूल हमने डिस्कस किया जिसमें e को a से बदलने पर जीरो नहीं आ रहा है। जीरो अगर आएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, सपोज जो इक्वेशन दी गई है आपको, वो इक्वेशन है d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 2x। ठीक, अब देखिए मैंने इक्वेशन कैसे बनाई, जो हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आ रहे थे 1 और 2, देख पा रहे हैं आप, रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर 1 और 2, तो उस 1 और 2 को हमने यहाँ पर रख दिया। अगर e की पावर में जो भी चीज आ रही है, ये अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट के ऊपर आती है, तो डेफिनेटली जब d को a से बदलेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो इसी की हम बात करते हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल हम जो लेके काम कर रहे हैं वो क्या लिया हमने, लिया है 2x की पावर 2। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकालेंगे, सेम CF तक का काम कॉमन रहेगा दोनों में, चाहे आप ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन लें या क्वेश्चन 2 लें। तो CF में डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर, हमने CF एज इट इज जो प्रीवियसली डिफाइन किया था उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। स्टेप्स आपको दिख रही है सामने, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, ये CF हुआ। अब जो PI आप निकालना चाहेंगे, तो PI क्या आएगा, 1/d² माइनस 3d प्लस 2, और जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, e की पावर 2x। अब जो मैं d की जगह 2 रख रहा हूँ, देखिए अब जरा क्या आता है, 2 रखते हैं तो क्या आ गया, 4 माइनस, यहाँ पे हमने रखा है 2, 3 2 6 प्लस 2, तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए e की पावर x होता है ना, तो उसके डी की जगह 1 रखते, और 1 रखने पर भी यहाँ पर 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 0 आता। तो ये एक बहुत ही अच्छा चेक पॉइंट है आपके लिए कि अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं, उन रूट्स की वैल्यू e की पावर में यहाँ दिख रही है क्वेश्चन में, तो उस केस में ये रूल हमारा 0 लेकर आएगा डी को ऐसे बदलने का। अब क्या करेंगे इसमें, अब इस रूल में आप आगे देखिए क्या लिखा गया है कि अगर 0 आता है तो क्या करेंगे, उस केस में इस कंडीशन को अप्लाई करिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि x का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, डैश दिख रहा है आपको ना, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट डी के लिए करेंगे, और आफ्टर डिफरेंशिएशन उसमें डी की जगह a रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से और देखते हैं क्या जाएगा, ये क्लियर है आपको, 0 आ जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ हम रख रहे हैं
डिफरेंशिएट किया, x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू d, तो d स्क्वायर का हो गया 2d माइनस 3, 2 का 0 हो जाएगा और e की पावर 2x। अब आप d की जगह 2 रख कर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा x 1 अपॉन 2 टू 4 माइनस 3 e की पावर 2x, और यहाँ से आगे सॉल्व किया तो आ जाएगा क्या, x 4 माइनस 3 1 हो गया, तो x इंटू e की पावर 2x। इस केस में ये हो गया पी आई, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। हमारा सॉल्यूशन लिख दिया हमने, y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर x प्लस सी टू ई की पावर 2x प्लस x ई की पावर 2x। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा अगर राइट साइड में ई की पावर 2x है और d को ऐसे बदलने पर 0 आ रहा है। ये रूल 1 को हमने डिस्कस किया, मुझे लगता है कि क्लियर होगा आपको। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। आज का जो सेशन है इसमें हम केवल 2 ही रूल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला केस था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और दूसरा था ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कॉस का। तो साइन और कॉस दोनों ही लगभग एक जैसे रूल चलते हैं, इसलिए हम साइन लेते हैं, आप कॉस लेंगे तो भी सेम आएगा, फर्क सिर्फ साइन और कॉस का पड़ जाएगा, बाकी सिंप्लीफिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में फंक्शन दिया है sin 2x, तो मुझे लिखा है कि रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। मैं जल्दी से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिख देता हूँ इसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। पहले आप डी के टर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू sin 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है यहाँ से m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन 3 हो, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लिया तो आ जाएगा m प्लस 1, 2 कॉमन लिया तो आ जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एम की दो वैल्यूज निकल के आई हैं, -1 -2। सी एफ क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो सी एफ बनेगा, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2। ये बहुत आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना सभी को आना चाहिए, ठीक है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाएगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए कैसे निकलेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम यहाँ लिखते हैं पी आई, कैसे निकलेगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। रख दीजिए आप, एफ ऑफ डी कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू आ रही है जो लिखी गई है, इसको लिख दीजिए। तो ये गया डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू साइन 2x। रूल क्या है, अब रूल देख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा ये, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रूल यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूल में डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रखते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन में आप देखिए sin 2x है, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, तो हम रखेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर इट इज माइनस का 4। ठीक, अब रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, तो जो हमने डी स्क्वायर की जगह -4 रखा तो क्या बनेगा, ये डी स्क्वायर की जगह आ गया -4, -4 प्लस 2, तो 3d -2 साइन 2x। ठीक है, अब साइन डिनोमिनेटर में अभी तक डी बचा हुआ है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल जब सॉल्व किया जाता है तो डी को कम्प्लीटली रिमूव करना होता है, उसको ऑपरेट करना होता है। तो यहाँ रूल क्या है, साइन का है, तो साइन के रूल के अकॉर्डिंग जब तक डी स्क्वायर नहीं होगा हम इसको डी माइनस ए स्क्वायर से नहीं बदल सकते, तो मुझे यहाँ पर डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा।
उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3d+2, थ्री डी माइनस टू आ रहा है डिनोमिनेटर में, हमने क्या किया 3d+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा 3d+2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3d-2 तो पहले से है, 3d+2 का मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर जो फंक्शन है क्या है हमारे पास, साइन 2x। अब क्या होगा देखिए आगे, ये हो गया 3d+2, नीचे a+b a-b फॉर्मूला बन जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर हो गया, a+b a-b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से साइन 2x। अब देखिए डी स्क्वायर बन गया ना, ये बनाना था हमें। अब यहाँ से फिर से आप देखिए a की वैल्यू 2 है, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस का 4 रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बनेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद वो बन जाएगा 3d+2 अपॉन डी स्क्वायर की जगह आया माइनस का 4, तो माइनस का 36, -4 -14 लिख दिया गया, डी स्क्वायर की जगह आपने रखा माइनस का 4, तो 9 चौक 36 -4 36, -36 -4 -14 साइन 2x। अब डी न्यूमरेटर में बच गया, लेकिन न्यूमरेटर में जो डी है वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। कैसे देखिए, हम इसको लिखेंगे माइनस का 1/40 बाहर ले लिया, साइन का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो 3d साइन 2x प्लस 2 साइन 2x, ये हो जाएगा। डी आप देखिए स्टार्टिंग में हम जो लिखते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि डी मतलब हमने लिखा था डी बाई डी एक्स, जो रिप्लेसमेंट किया था ना डी बाई डी एक्स को डी से, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है साइन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मेरा आंसर आ गया माइनस का 1/40, डिफरेंशिएशन साइन का कितना हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, ठीक है, साइन तो कॉस 2x और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 कॉस 2x। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बेटा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो कहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर आ गया 2 sin 2x एज इट इज, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ, तो मेरा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू CF प्लस PI, ये बन जाएगा C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -2x माइनस 1/40 ब्रैकेट में 6 cos 2x प्लस 2 sin 2x, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये जो हमने डिस्कस किया है, ये साइन के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में साइन की जगह कॉस होता तो क्या होता है, कुछ नहीं, है ना। कैसे होता, यहाँ पर साइन की जगह कॉस लिख देते हैं, यहाँ भी साइन की जगह कॉस आ जाता है, यहाँ कॉस आ जाता है, यहाँ पर भी कॉस आ जाता है, यहाँ कॉस आ जाता है, यहाँ भी कॉस रहता है। लास्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर 3d sin 2x का, तो साइन की जगह कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन जो भी आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे, तो लास्ट स्टेप में जाके आपको डिफरेंशिएशन में चेंज होगा, बाकी आपको रिप्लेस करना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना क्या है कि डी स्क्वायर बनाने की स्टेप जो है वो याद होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए, जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड आपने कर दिया डी स्क्वायर बनाने के लिए। जब तक डी स्क्वायर नहीं होगा हम साइन वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डन, बढ़े आगे। ओके, अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट जो रूल था उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो रूल था हमारा उसमें लिखा था कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से बदला जाएगा, तो हमने बदल दिया लास्ट क्वेश्चन में देखिए। अब हम उस क्वेश्चन को ले रहे हैं कि आपने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से बदला और 0 आ गया, तो क्या करेंगे। अब ये एग्जांपल देखिए, इस क्वेश्चन में आप डी स्क्वायर प्लस 4y cos 2x है। अब इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में डायरेक्टली dy dx को डी स्क्वायर से बदल दिया है, ठीक है, तो एक स्टेप ऑलरेडी हो गई।
तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जी। ऑक्सिलरी इक्वेशन में राइट साइड हमेशा 0 ही रहेगा। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। तो एम की वैल्यू आ गई है यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू प्लस माइनस -4, इमेजनरी हो गया आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो आई कैन राइट 2। क्लियर है। अब ये हो गया इमेजनरी, यहाँ पर 0 प्लस 2 ही लिखा जा सकता है, कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक है, तो सी एफ क्या बनेगा यहाँ से, रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है इमेजनरी नंबर, e की पावर अल्फा। तो e की पावर अल्फा जो 0 है तो वही लिखने का मतलब नहीं है, अगर आप लिखना भी चाहे तो e की पावर 0x1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। C1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू 2 आ रही है, तो C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये हमारा सी ए बन जाएगा। अब यही देखिए, तो यही कैसे बनेगा इसमें, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ एक्स। एफ ऑफ डी क्या है, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 एफ एक्स मतलब cos 2x है यहाँ पर। ठीक, रूल क्या कहता है आपका, रूल के हिसाब से डी स्क्वायर की जगह रखना है माइनस का 4, क्योंकि ए की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर। लेकिन जब मैं -4 रखता हूँ तो ये -4 प्लस 4 होके क्या हो गया, 0 आ गया। इसलिए ये पहली कंडीशन फेल हो गई, दिस कैन नॉट बी अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट पे आ गए। जब 0 हुआ तब, जब 0 है तो क्या करेंगे, ये रूल कहता है कि x का मल्टीप्लाई करें और जो डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज डैश है ना, तो डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पर x का मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d, तो हो जाएगा 2d cos 2x। ठीक है, अब देखिए रूल तो है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से बदलने का, है ना, हमने लिखा है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से बदलना। लेकिन अब यहाँ देख रहा हूँ कि 1/2d आ रहा है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि हमने d बाई डी एक्स की जगह क्या रखा था, d रखा था। तो इसका रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा वो, इंटीग्रेशन, राइट। तो 1/d अगर अकेला है, अगर मान लीजिए 2d के साथ में 2d प्लस 3 आ जाता, 2d माइनस 1 आ जाता, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता था। लेकिन अब यहाँ केवल 2d बच रहा है, डिनोमिनेटर में केवल d आ रहा है, तो ये मेरे को हेल्प कर रहा है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं तो अब d का मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्क्वायर कर दीजिए, बात वही है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी मेरा जो बन जाएगा सॉल्यूशन x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। दिस विल बी sin 2x अपॉन, तो जो यही निकल के आया वो आ गया x/4 sin 2x। इस तरीके से जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और मैं लिख सकता हूँ अब e की पावर 0 को तो 1 कर सकते हैं, तो बन गया हमारा CF C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, CF प्लस PI, यही है हमारे पास, प्लस x/4 sin 2x। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप कि ये दोनों रूल जो हमने डिस्कस किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस को नहीं आता है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आप कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, असाइनमेंट्स आपके पास हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, तो रूल 1 और 2 जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उनको हमने आज डिस्कस किया है। जबकि आगे का जो सेशन होगा उसमें हम रूल नंबर 3, जिसमें राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया गया है वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, x टू द पावर n, को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, और
प्रैक्टिस करते रहें। बिकॉज ऑल इज मैथ्स, ठीक है। एंड जो भी कुछ क्वेरीज हैं, सो यू शेयर ऑन माय चैनल, आई विल रिप्लाई। ओके, so stay connected. Thank you very much. Have a nice day.